केवल इधर है, ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग करूँ, हो गई ना? तो इसको ऑफ कैसे करूँ? मिनिमाइज कर दूँ? हो गया, चलो। इधर आ, अभी पेज चेंज कर। ठीक है, थैंक यू। मैं रहने दो, इसी में कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जो अपन पढ़ रहे हैं उसको कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट जो आपको जनरल टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए वो है डिमांड। क्या होता है डिमांड? मार्केट में जो चीज हमको चाहिए ज्यादा, दैट इज नथिंग बट डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? जो चीज हमको डिमांड में है उस चीज को, वो प्रोडक्ट को आपको अवेलेबल करेंगे, दैट इज द सप्लाई, राइट। उसके बाद आता है कॉस्ट। कॉस्ट यानी मैन्युफैक्चर जो करने में, उसको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में जितना भी खर्चा आएगा दैट इज ऑल अंडर कॉस्ट। आई बात समझ में? ठीक है। अब जब किसी भी चीज का अपन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ड आ जाता है मार्जिनल। अगर मैं बोल रही हूँ मार्जिनल डिमांड, यानी मैं डिमांड का डिफरेंशिएशन कर रही हूँ। मार्जिनल सप्लाई यानी वी आर डूइंग द डिफरेंशिएशन ऑफ सप्लाई। आई बात समझ में? ठीक है। अब आप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? जिसके रेस्पेक्ट में, जैसे अपन y का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे जो भी होगा डिमांड, जैसे डिमांड का कर रहे हैं तो डिमांड किस पे डिपेंडेंट होगा? प्राइस पे। तो उसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो पहली चीज जो हम सीख रहे हैं दैट इज मार्जिनल डिमांड, ठीक है। दैट इज MD, उसका सिंबल MD, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा दैट इज D ऑफ कैपिटल D ऑफ रिस्पेक्ट विद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। ये जो कैपिटल D है दैट इज नथिंग बट डिमांड। आपको डिमांड का इक्वेशन दिया होगा, ठीक है। उस डिमांड के इक्वेशन में आपको x की जगह पे सब जगह P लिखा होगा, या कोई भी और अल्फाबेट होगा, T Z जो भी होगा, आपको क्वेश्चन में बता देंगे कि यहाँ पे प्राइस इस सिंबल से डिनोट किया गया है। हमको उसका डिफरेंशिएशन उसके रेस्पेक्ट में करना है। आई बात समझ में? यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस इज नथिंग बट मार्जिनल डिमांड। व्हाट इट? उसके बाद आता है आपका मार्जिनल सप्लाई। अच्छा, पहले अपन ये पढ़ लेते हैं। पहले हम जो देखते हैं दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अपन ये पढ़ते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो जब अपन डिमांड पढ़ेंगे तो डिमांड का डी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ पी, यानी इट इज अ फंक्शन ऑफ पी। आई बात समझ में? इसके बाद अपन सप्लाई पढ़ते। सप्लाई को वहां पे आपकी बुक में दिया हुआ है जी ऑफ पी। जी कुछ नहीं है, जी एक दूसरा फंक्शन है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए दो अल्फाबेट यूज किए, एक बार एफ और एक बार जी, ठीक है। हम इसको एफ से भी डिनोट करते हैं, एफ ऑफ पी से भी डिनोट कर सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। वो जो इक्वेशन होगा उस पे वो वेरिएबल जो होगा वहां पे पी होगा। तो दो अलग अलग इक्वेशन एक साथ बात कर रहे हैं तो एक इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स डिनोट करेंगे, दूसरे को जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ पी जी ऑफ पी। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे जब इसके डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? MS यानी मार्जिनल सप्लाई, यानी DS अपॉन DD DP, सॉरी DS अपॉन DP, यानी S का जो भी इक्वेशन होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस P। वेरी क्लियर टू एवरीवन? ठीक। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट का जो सिंबल है दैट इज नथिंग बट C। पहले इसको नाम देते हैं, ये अपन पहला पढ़े, फर्स्ट मार्जिनल, दिस इज सेकेंड मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल सप्लाई, और अब ये आएगा आपका थर्ड दैट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यानी उस कोई भी आपका आर्टिकल है, उस आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में, एक्सपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, व्हाटएवर जो कॉस्ट आएगा वो पूरा कॉस्ट में आ जाएगा।
ठीक है, सारे खर्चे एडअप करेंगे। ठीक है, अगर मैं कोई आपको सपोज आई एम प्रोड्यूसिंग बिस्किट्स, ठीक है, तो बिस्किट्स बनाने में, उसके रॉ मटेरियल लाने में, उसको बनाने में जितना भी कॉस्ट लगा, उसको पैकिंग में, प्लस मुझे जहां तक सप्लाई करना है, वो पूरा जो होगा, वो जो मिला के जो बनाऊंगी, दैट विल बी द प्राइस फॉर वन आर्टिकल के लिए मैं ढूंढूंगी। ठीक है, उस आर्टिकल को सपोज मेरा पूरा खर्चा हो रहा है एक बिस्किट का पैकेट बनाने में 20 रुपीज, मैं 20 रुपीज में तो नहीं बेचूंगी, क्योंकि मेरे साथ जितने लोग हैं मुझे उनको भी शेयर करना है, प्लस मुझे थोड़ा प्रॉफिट भी कमाना है। ठीक है, तो वो जो 20 रुपीज में ऐसा करूंगी कि सबके जितने लोग हैं मेरे साथ उन सबका भी जो सैलरी है या जो भी वेज देना है वो आ जाए, प्लस आई शुड हैव सम प्रॉफिट, तो मैं उसको डिसाइड करूंगी 25 रुपीज में। ठीक है, दैट 5 रुपीज इज माई प्रॉफिट। कॉस्ट समझ में आ गया? सिंपल, ये सब आता है आप लोगों को, ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बताया मैंने। क्लियर है बेटा? हर्षिता मेरी तरफ देखेंगे बेटा, ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद आता है मार्जिनल कॉस्ट, इसके बाद अपन पढ़ेंगे, इसी में पढ़ते हैं एमसी। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट यानी अब आपको मालूम पड़ गया कि कॉस्ट का डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, राइट? तो कॉस्ट के डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा? हाँ, नॉट एग्जैक्ट, आर्टिकल्स के रेस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, है ना? तो ये हो जाएगा डीसी अपॉन डी एक्स। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? डिफरेंशिएशन ऑफ तन्मय जब पढ़ाऊंगी तब बुक में देखेंगे, जब मैं बोलूंगी तब मेरी तरफ देखोगे बेटा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी डीसी अपॉन डीएक्स। क्लियर है बेटा सबको? ठीक, अब मैंने आपको ये ऑलरेडी एक बार और बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि जब अपन ये पढ़ते हैं dy बाई डी एक्स, अपन पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं अपन एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, अपन इसको लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, यानी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स या dy बाई डी एक्स को क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अगर वो आंसर आने के बाद, सपोज आंसर मेरा आ रहा है कुछ चीज का डिफरेंशिएशन करने के बाद 3x प्लस 2 आ रहा है, फिर से उसका डिफरेंशिएशन करूंगी 3x प्लस 2 का, तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। दैट इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? d2y अपॉन dx स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट ddx ऑफ dy अपॉन dx, और उसको निकलेंगे f ऑफ डबल डैश x, यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया। आ गई बात समझ में? हाँ बेटा, हो जाएगा ना? नहीं, dx होल स्क्वायर नहीं होगा, यानी वो ऑलरेडी वो उसका मतलब ही हुआ dx इंटू dx इज dx होल स्क्वायर, तो उसको ब्रैकेट में शो करने की जरूरत नहीं है उसको, जब यानी आपका ऑलरेडी जो आंसर आ चुका था उस आंसर का फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, होल स्क्वायर नहीं लिखते। अंडरस्टूड होना है कि वो होल स्क्वायर है, लेकिन उसको लिखते नहीं वैसे। क्लियर है सबको? फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मान लो कि अगर सेकेंड ऑर्डर का फिर से डिफरेंशिएशन करूंगी, दैट विल बी कॉल्ड एज थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और उसका सिंबल क्या होगा? डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। क्लियर हो गया? थर्ड ऑर्डर तक अपने सिलेबस में अभी नहीं, अभी तक सिर्फ सेकेंड ऑर्डर में है, उतना ही है। ठीक है, अब उसके बाद आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, एवरेज यानी किसी भी चीज का एवरेज क्या होता है? एवरेज मतलब मीन, जो अपन जनरल टर्म्स में मीन बोलते हैं। मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे मैं क्या बोली, मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का सिंबल क्या हो जाएगा? AC। ठीक है, उसका कैसे निकालेंगे? यानी टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, है ना? मीन यानी क्या? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी जितने भी मेरे सारे खर्चे हुए वो पूरा कॉस्ट आ गया। कितने प्रोडक्ट बनाए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो x हो गया, तो C बाई एक्स इज नथिंग बट योर एवरेज कॉस्ट। क्लियर हो गया? आ रहा है समझ में अभी रुचि को? अभी फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद मेरे मैं ये आने थी, मुझे ये डाउट है, ये नहीं चाहिए।
क्लियर है सबको? ठीक, अब एक नया टर्म पढ़ते हैं अपन, दैट इज रिवेन्यू। ठीक है, रिवेन्यू क्या होता है? टैक्स नहीं, एक दूसरा मीनिंग, हाँ, एक मीनिंग रिवेन्यू का टैक्स बोल सकते हैं आप, जो आप पे कर रहे हैं, जो अपन आपके एसएसटी लैंग्वेज में आप या अपनी इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में जो बोलोगे। लेकिन जब मैथ्स की लैंग्वेज में अपन रिवेन्यू बात करेंगे, रिवेन्यू इज नथिंग बट योर सेलिंग प्राइस होता है आपका। यानी वो प्रोडक्ट रेडी हुआ, मैं कितने में बेचने को उस चीज को रेडी हूं, दैट इज माय सेलिंग प्राइस। अब उस सेलिंग प्राइस में मेरा प्रॉफिट आना चाहिए, ऑब्वियस है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला ऑलरेडी हमको मालूम है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी, कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सोनल नहीं आ रहा बेटा समझ में? तेरा रिएक्शन ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। आगे समझ में सबको? रिवेन्यू का जो सिंबल होगा दैट विल बी आर। ठीक है, अब आता है आपका टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू इज नथिंग बट, एक और बोल सकते हैं अपन, हाँ बेटा, दैट इज नथिंग बट प्राइस इनटू डिमांड। ये कैसे आया? वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, सेलिंग प्राइस जो पढ़ रहे हैं, रिवेन्यू जो पढ़ रहे हैं, P इंटू डी। क्यों पढ़ रहे हैं? प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इंटू कितना डिमांड है, मैं उस हिसाब से रखूंगी ना भाई। अगर डिमांड ज्यादा है तो मैं प्राइस कैसे रखूंगी? डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, और डिमांड कम करूंगी तो मैं प्राइस कम कर दूंगी। क्यों ऐसा? एक एग्जांपल लिख बताओ। जैसे डिमांड बहुत ज्यादा है, अपन अगर प्राइस हाई रखी, इसमें मतलब कम रखी, मतलब और कोई भी बेच रहा होगा तो ऑब्वियसली जिसको चाहिए वो वहां जाए, अपना अपना जो सेल है वो बढ़ाने के लिए थोड़ी प्राइस कम रखनी पड़ेगी। हाँ, प्रॉफिट पर फॉर्मूला से देखे जाएंगे ना, हाँ, डिमांड की वैल्यू बढ़ेगी ना, वो मल्टीप्लिकेशन मतलब पहले भी बढ़ेगी ना, प्राइस की वैल्यू भी बढ़ेगी। वो आप ये जो बता रहा है वो ग्राफिकली बता रहा है कि अगर हमको वैसा बनाना है तो डिमांड इंक्रीज होगा तो अपन क्या करते हैं, प्राइस डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि भाई डिमांड बहुत ज्यादा है तो उस चीज का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा करेंगे, है ना, बल्क में बनाएंगे अपन। अपन नहीं, ऐसे मेरे साथ कोई और कम्पीट कर रहा है तो वो भी बल्क में बनाएगा क्योंकि उतनी ज्यादा डिमांड है। तो आप दोनों में से तुम लेने किसके पास जाओगे? जिसकी प्राइस कम है। क्वालिटी विल बी द सेकेंडरी पार्ट। ठीक है, क्वालिटी की बात करेंगे तो जिस फिर वो बाद में हुए, आप कोई बोलेगा कि मुझे तो थोड़ा सा बिस्किट का टेस्ट कम भी होगा तो चलेगा थोड़ा सा, लेकिन प्राइस कम है तो आई विल अफोर्ड दिस, वो अपने आप में डिपेंड करता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्राइस इनटू डिमांड। जब इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे, अच्छा इसका भी डिफरेंशिएशन है, ठीक है, यहाँ देखें। उसके बाद आता है आपका एवरेज रेवेन्यू। एवरेज, किसी चीज का एवरेज कैसे निकालेंगे? अपॉन करेंगे, है ना। यानी जैसे अपन टोटल कॉस्ट का वो एवरेज कॉस्ट निकाला तो कॉस्ट अपॉन एक्स किया, तो वैसे टोटल रिवेन्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल रिवेन्यू टी आर इज इक्वल टू रिवेन्यू अपॉन डिमांड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि डिमांड की बात हो रही है। अब मैंने आर को क्या बताया है, पीडी अपॉन डी हो जाएगा, दिस डी एंड डी कैंसल्स, दैट इज इक्वल टू प्राइस। यानी टोटल रिवेन्यू क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू, डायरेक्टली इक्वल टू द प्राइस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, सॉरी यहाँ पे टोटल लिख दिया मैंने, दिस इज एवरेज रिवेन्यू। क्लियर? अब आता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है मैं ऑलरेडी बता चुकी, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लेकिन यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिवेन्यू और माइनस कॉस्ट। कुछ बुक में रिवेन्यू को पाई से भी डिनोट करते हैं, पाई, ठीक है, तो दैट इज द समथिंग, उसका मतलब भी वही होता है। क्लियर है? सॉरी, रिवेन्यू को नहीं, प्रॉफिट को पाई से डिनोट करते हैं कुछ बुक्स में, आपकी बुक में नहीं है, पर अगर कोई और बुक रिफर करते हो, हाँ बेटा बोलो बच्चा, आर माइनस सी लिखेंगे तो अब उस केस में क्या हो जाएगा,
ये होगा दिस इज पाई इज इक्वल टू आर माइनस सी दिखेगा, यानी इसका मतलब कुछ नहीं है, दैट इज द प्रॉफिट। क्लियर है? उसने सिंबल दिया है वो पाई का, उन्होंने यहाँ पे वो पाई 3.14 नहीं है या 22/7 नहीं है, सिंबल बनाया है ना। जैसे फिजिक्स में अल्फा रेज अलग होता है, मैथ्स में अल्फा अलग होता है, वैसे ही। ठीक है, आप देखो एग्जाम्पल्स देख लेंगे। एग्जाम्पल्स में क्या दिया हुआ है, द डिमांड डी ऑफ अ फूड ऑफ अ गुड्स एट अ प्राइस पी इज गिवन एज डी, यानी जो वो डी का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्या निकालने बोल रहा है, मार्जिनल डिमांड। मैंने आपको जैसे ही बोला मार्जिनल वर्ड सुनेंगे यानी अपने को डिफ्रेंसिएशन करना है। किसका डिफ्रेंसिएशन करना है, मार्जिनल डिमांड बोल रहा है, यानी डिमांड का डिफ्रेंसिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, वहां पे इक्वेशन क्या दिया हुआ है, पी के रेस्पेक्ट में दिया, यानी डिफरेंशिएशन जो होगा वो डी डी ऑफ डीपी होगा। क्लियर है? डिफरेंशिएशन करना आता है आप लोगों को, वो सिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कई बार वहां पे देखो, वहां पे लिखा है आखिरी में व्हेन प्राइस इज 2, यानी डिफरेंशिएशन कर दो और फिर पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 2। देखो समझ में आ रहा है आप लोगों को? एग्जाम्पल करके बताओ। देखो क्या दिया हुआ है अपने को, d इज इक्वल टू, ये एग्जाम्पल है आपका, d इज इक्वल टू दिया हुआ है पी स्क्वेयर प्लस 32 अपॉन पी। अगर मुझे समझ में नहीं आता तो दिस कैन बी रिटन एज पी स्क्वेयर प्लस 32 पी टू द पावर -1 लिख देती हूँ। ठीक है, अब दैट इज नथिंग बट मेरा डी। अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है, यानी डी डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी पी ब्रैकेट में पी स्क्वेयर प्लस डी अपॉन डी पी 32 पी टू द पावर -1, या 32 पहले भी लिख सकती हूँ और फिर डी डी वो भी लिख सकती हूँ, है ना। दैट इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करूंगी 2p प्लस 32 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय -1 p टू द पावर -1 -2, है ना, विच कैन बी फर्दर रिटन एज 2p माइनस 32 अपॉन पी स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन मुझे क्या बोला है कि एट द एंड मुझे p इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, ये p इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 32 अपॉन 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 32 अपॉन 4। आई बात समझ में? तो अपने को इसको सॉल्व करना आता है, दैट इज, बोलो, 4 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू -4। कहाँ गड़बड़ हो गई, 2p था क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है, अगर हमने जो ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा है तो p इज इक्वल टू 2 है तो हमारा आंसर ऐसा आएगा। अगर p इज इक्वल टू 4 बोलेगा तो वहां पे 6 आएगा। जो भी बोलेगा अपन उस हिसाब से बता देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि नेगेटिव नहीं रह सकते, इट मीन मार्जिनल डिमांड है, डिमांड नहीं है वो, मार्जिनल डिमांड है ना, इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, वहां पे कॉस्ट दिया हुआ है, द कॉस्ट सी ऑफ एन आउटपुट इज गिवन एज दिस, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ भी बोलेगा यानी कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन करने बोलता है। मार्जिनल वर्ड यूज करेगा यानी डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है। मैं बोली ना, जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो, क्या देख रहे थे बेटे बुक में, और फिर ना मैं जो बताऊंगी ना वो कान में नहीं घुसेगा अगर मेरी तरफ नहीं देखोगे तो। ठीक है, तो ये वो जो कॉस्ट दिया हुआ है उसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है हर्षिता, देखो बुक में, हर्षिता इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चा, वेरिएबल देखना है। हाँ तो इतना टाइम क्यों लगा एक्स देखने में,
ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dc अपॉन dx डिफरेंशिएशन करना है और उसके बाद x इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कर देना। गॉट इट, बन जाएगा सबसे, वही सब है बेटा। अब बताओ आपको इसमें से एक्सरसाइज में से देखो कोई ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं बनेगा, तो वो चीज करके दिखाती हूँ मैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएशन आपको आता है, डिवाइड है, मल्टीप्लीकेशन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेटमेंट्स में देखो बेटा, कौन सा सेकंड क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, क्या बोले सो हम। अच्छा, ऐसे ही ओरली डिस्कस कर लूं क्या, कि करने की जरूरत है। हाँ, सेवेंथ वाला d इज इक्वल टू √75 वाला, वो बताऊं। क्वेश्चन 7 क्या दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 75 माइनस ऑफ 3p। क्या दिया है, इफ फॉर ए कमोडिटी द डिमांड फंक्शन इज दिस, फाइंड मार्जिनल डिमांड। मार्जिनल डिमांड यानी आस्था ही बताएगा, मैंने सॉल्व करने वाले, बता बेटा। हाँ, डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा डी डी अपॉन डी पी, दैट इज इक्वल टू, हाँ अभी कंसिडर क्या करेंगे इसमें, 75 माइनस 3p को पहले मन ही मन में x कंसिडर कर लो, पूरे को, क्योंकि यहाँ चेन रूल लगेगा, ठीक है। तो उस पूरे को कंसिडर करो x, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विधि, रूट x का 1/x नहीं होता है शैलेश, 1/2 रूट x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ऑफ 75 माइनस 3p, हम x नहीं लिखेंगे, ये तो हमारे कंसिडरेशन के लिए था, इनटू क्या करेंगे, जिस x का है चेन रूल लगाएंगे, उस x का डिफरेंशिएशन करेंगे। उस x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ddp ऑफ 75 माइनस 3 ddp ऑफ p, चेन रूल लगाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, d ऑफ dp 75 माइनस d ऑफ dp ऑफ p, ठीक है, सॉरी यहाँ 3 होना, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी 1 अपॉन, ये वाले में तो कोई चेंज नहीं है, दिस इज 2 रूट ऑफ 75 माइनस 3p इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, तो 0 नहीं लिखूंगी तब भी चलेगा, राइट। फिर माइनस 3 डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू p 1, क्योंकि हमको मालूम है डिफरेंशिएशन ऑफ x इज विथ रेस्पेक्ट टू x इज 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, तो हम आंसर रिपोर्ट करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी -3/2 रूट ऑफ 75 माइनस 3p। सपोज नहीं, वहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको p की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 5 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 75 माइनस 3 इंटू 5, दैट कम्स आउट टू 15, 75 माइनस 15 √60 को सॉल्व करेंगे, जितना रूट से बाहर आ रहा है और आंसर रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज डी डी ऑफ डी पी, अब नीचे लिखेंगे अपन डी डी ऑफ डी पी p is equal to 5, that is equal to -3 upon 2 रूट ऑफ 7, नहीं मैं लिख देती हूँ स्टेप जाए, यानी किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझ में आ जाए। कुछ बच्चे शर्माते हैं पूछने में, ऐसा मुझे मालूम है,
उनको लगता है कि सबके सामने पूछने से हमारी बेइज्जती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है पूछेंगे तो, ठीक है। दिस इज 75 माइनस ऑफ 15। अब माइनस कर देंगे, दिख रहा है ना बोर्ड पे तुम लोग को? दिस इज रूट ऑफ 60। अब 60 का आता है, रूट 60 को सॉल्व करना आता है सबको? कितना आ रहा है? दिस इज -3 अपॉन, ये 2 ऑलरेडी था, और इनटू 2 रूट ऑफ 15 दैट इज इक्वल टू -3 अपॉन 4 रूट 15। अगर आपको एग्जाम में नहीं समझ में आता है, -3/2 रूट 60 तक भी लिख के आएंगे तब भी राइट है। आई बात समझ में? अगर इसको और सॉल्व करना चाहती हूं तो रूट 15 से रैशनलाइज कर लूंगी, तो नीचे का 15 हट जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा? 15 इंटू रूट 15 इंटू रूट 15, 15 4 जा 60, तो ऊपर आएगा -3 रूट 15 अपॉन 60। फिर 3 और 60 और कैंसिल हो जाएगा, करके दिखाओ। आ जाएगा सबको? हाँ, क्लियर है सबको? ठीक है, कृतेश आ रहा है बेटा समझ में? ठीक, और बताओ। 11th क्वेश्चन क्या दिया है बेटा उसपे? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स आर्टिकल्स, एक मिनट मैं पहले पढ़ लू बेटा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स आर्टिकल्स इज गिवन एज सी, वो कॉस्ट का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या होता है? सी अपॉन एक्स, सी सिर्फ एक्स से डिवाइड कर देना, एक्स से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 15 प्लस 81 अपॉन एक्स, सबको एक्स आ जाएगा ना? करके बताओ। हाँ, सॉरी एक्स प्लस 15 प्लस 81 अपॉन एक्स, सॉरी बोलने में शायद गड़बड़ होगी, ठीक, क्लियर हो गया? फिर उसके बाद बोल रहा है मार्जिनल कॉस्ट। हाँ, अगर पूछा है तो डालेंगे ना। मार्जिनल कॉस्ट बोल रहा है, यानी कॉस्ट का डिफरेंशिएशन, यानी डीसी अपॉन डीएक्स, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। मैं करके बता रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही, पहले ओरली समझा देती हूँ फिर करके बताती हूँ। फिर क्या बोल रहा है? फाइंड एवरेज कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 10। सिर्फ एवरेज कॉस्ट, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट में x की वैल्यू 10 पुट करनी है, एवरेज कॉस्ट में नहीं पुट करना है, ठीक है। फाइंड x फॉर द मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट, फिर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को इक्वल टू पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी। आया समझ में सभी बच्चों को? बताऊंगी, कर लोगे पक्का? छोड़ दू सोनल? कर लेंगे, ट्राई करोगे, इनकेस फिर भी प्रॉब्लम है तो देख लेंगे, ठीक है। और बताओ। हाँ 10e⁻²x, हाँ तो अपन 10 को तो बाहर निकालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻²x, तो e⁻²x का डिफरेंशिएशन, उस 2x को पहले x मान लो, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x इनटू उस x का डिफरेंशिएशन 2, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 2 इंटू e⁻²x, 2x लिखेंगे, जो क्वेश्चन है वो तो लिखना। आया वो समझ में? करके बताओ। हाँ, एक मिनट पहले ये क्लियर हुआ सबको? इधर इधर ही है ना? आया समझ में? 20e⁻²x है ना? कौन सा वाला बेटा? मिसलेनियस में। क्या हुआ? द प्राइस फंक्शन p, यहाँ देखो, यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ समझने की जरूरत है। पेज नंबर 125 देखो बेटा, सॉरी 124। द प्राइस फंक्शन p ऑफ अ कमोडिटी, यहाँ प्राइस फंक्शन p है ऑफ अ कमोडिटी एज दिस, p is equal to 20 plus d minus d square, where d is the demand, d क्या है? डिमांड है, p प्राइस है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस,
रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है आपको? हाँ, लेकिन क्या करेंगे, सिंबल फॉर्म में पूछो, डीपी डीपी अपॉन डी डी करने बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन डी इज इक्वल टू 3, डिफरेंशिएशन करना और डी इज इक्वल टू 3 पुट कर देना, ठीक है। और बताओ, क्लियर है सबको? तन्मय, लिखित, हाथ कैसा है अभी? ठीक है, खुल गया? कितने दिन और है? थोड़ा जोर से बोलना है। हाँ, ऐसा थोड़ा सा मैं कम सुनती हूँ। एक एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, तुमको समझ में आया है बेटा? बोल, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बेटा, पेज नंबर 122 में, उसको रीड करके देखो, देखो आपको समझ में आया क्या नहीं। नहीं आया? हाँ, इनवर्सली बोला है, इनवर्सली बोल रहा है तो 1 अपॉन होता है, और डायरेक्टली बोलता था तो d इज इक्वल टू पी स्क्वायर आता था। पर यहाँ पे इनवर्सली और डायरेक्टली जब साइन रहता है तो वहां पे भी ऐड अ कांस्टेंट k, मतलब k t कुछ भी ऐड कर सकते हो, पर वहां पे जब वो इनवर्सली या डायरेक्टली का साइन हटाना है तो हमको वो अल्फाबेट कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। आया समझ में? याद आया? आप 6th-7th में पढ़ते डायरेक्ट इनवर्स, वैसा है और कुछ भी नहीं है बेटा ये। हाँ, पॉलीमैथ है, पॉली German polymath and philosopher in the history. वो एक पोस्ट ही होगी, पॉलीमैथ एंड फिलोसोफर इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। मैं देख के बताऊंगी, मुझे भी नहीं मालूम, मैं देख के बताऊंगी आपको। ठीक है, आपको जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो मैंने आपको नहीं बताया है, फर्स्ट प्रिंसिपल जो मेथड होता है, ठीक है। लिमिट्स करने के बाद अपन उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली डिफरेंशिएशन में इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है, अपन डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, वही आंसर आएगा जो फर्स्ट प्रिंसिपल से आएगा। बट मुझे नहीं बताना है ऐसा नहीं है, वो बताने के बाद ये सिखा दूंगी आपको, फिर आपका इच्छा है जो भी यूज करना हो, ठीक है। अभी बताओ मुझे नेक्स्ट क्या चालू करना है, कंटिन्यूटी चाहिए कि लिमिट्स चाहिए? पहले लिमिट्स चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं लिमिट्स का, स्टार्टिंग कर देती हूँ थोड़ा सा, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट? लिमिट का मतलब क्या होता है? रेंज रहता है ना, कि कहाँ से कहाँ तक की आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग क्या है, और जैसे अब मैं बोल सकती हूँ मैं 3 घंटे पढ़ा सकती हूँ, मेरा लिमिट है, उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। आप 3 घंटे पढ़ सकते हो, उससे ज्यादा आपके दिमाग में नहीं आया। 45 मिनट, सबका अपना अपना लिमिट होता है, एंड देयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड देयर इज एन एंड पॉइंट, दैट इज नोन एज लिमिट। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप के लिमिट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होता है, एक राइट हैंड साइड लिमिट होता है, ठीक है। जब अपन नंबर लाइन को देखते हैं तो यहाँ सबसे बीच में 0 आता है, दिस इज, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे और यहाँ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। तो जो मेरे लेफ्ट में क्या है, किसको लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बोलूंगी, किसको राइट हैंड साइड लिमिट बोलूंगी? नेगेटिव वाले जो होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और पॉजिटिव वाले जो होंगे वो राइट हैंड साइड लिमिट आएंगे, ठीक है। ये लिमिट सिर्फ मुझे पहचानना है, जब मैं इक्वेशन में पुट करूंगी तो वैल्यू मैं पॉजिटिव ही पुट करूंगी, लेकिन सिर्फ पहचानना है कि लेफ्ट में जा रहा है तो वो कहाँ तक जाएगा और राइट में जाएगा तो वो कहाँ तक जाएगा, ठीक है। कौन किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इक्वेशन। वो इक्वेशन कैसा होगा? क्वाड्रेटिक ही हो सकता है, लीनियर नहीं हो सकता है।
क्यूबिक नहीं हो सकता है, फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कहाँ से आएगा है? बुलाएंगे तो आएगा, नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मुझे नहीं बुलाना है लेकिन फिर भी तुमको पढ़ाना है तो मैं कैसे पढ़ूंगी? सिंपल सी बात है, जो हम कर्व पढ़ते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, वहां से जो वो इक्वेशन आता है, ना हमको कर्व बनाना है ना इक्वेशन बनानी है, वो सब कुछ रेडी मिलेगा, सिर्फ हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट चेक करना है। आई बात समझ में? देखो वहां पे पेज 97 देखो बेटा आपकी टेक्स्ट बुक का, मीनिंग ऑफ एक्स एरो ए दिया हुआ है, उसको रीड कैसे करते हैं? एक्स टेंड्स टू ए, टेंड्स टू पढ़ते हैं, यानी x जो है वो a की तरफ जा रहा है। अगर मैं बोलती हूँ x टेंड्स टू 2, तो x जो है वो 2 की तरफ जा रहा है। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल पढ़ने का मूड नहीं हो तो मुझे बता दो, ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसे रिएक्शंस मत दो कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊँ और मैं अच्छे से नहीं पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं करो। नहीं पढ़ने का मूड है तो डायरेक्टली बोल दो बस हो गया खत्म, मैं यही टॉपिक बंद कर दूंगी। नहीं है ना ऐसा कुछ? और इधर लास्ट बेंच में जब ये फर्स्ट बेंच खाली था, यहाँ पे सीट खाली, पीछे जाके बैठने का मतलब, अगर जगह खाली है तो आगे ही बैठा करो। देखो फिर आगे, when x takes the value gradually nearer to the a, we say that x tends to a. This is symbolically written as, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। x tends to a implies x is not equal to a, hence x minus a is not equal to 0. आई बात समझ में? टेंड्स टू यानी उसकी तरफ जा रहा है, वो वैल्यू नहीं ले लेता है ना। अगर मैं बोल रही हूँ x टेंड्स टू 2, यानी वो 2 की तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है यानी है ना, 1, 1.1, 1.2 वैसा जाएगा, 1.99 तक जाएगा, पर 2 नहीं लेगा, क्योंकि जैसे ही 2 लेगा तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? लेट अस कंसिडर द फंक्शन x प्लस 3, ठीक है, taking the value of x very close to 3 but not equal to 3 and observe the values of f of x. हम जो वैल्यूज लेंगे x के अपने मन से सपोज करेंगे, जैसे अपन वहां करते थे y इज इक्वल टू एफ एक्स को इक्वेशन दी हुई है तो हम अपने मन से x की वैल्यूज डालते जाते थे, उस हिसाब से y की वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे भी वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है x प्लस 3, तो मैं 3 सब्सटीट्यूट कभी भी नहीं करूंगी, x की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट नहीं करूंगी, बाकी कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2.5 सब्सटीट्यूट करूंगी तो 2.5 प्लस 3 5.5, 2.6 करूंगी तो 5.6। नीचे देखो बच्चा, नीचे एकदम नीचे टेबल बना हुआ है, वो बता रही हूँ, दिखा है आपको सोहम अनिकेत? ओके, 2.99 करूंगी तो 5.99 वैल्यू आई बात समझ में? यानी मैं 3 सब्सटीट्यूट नहीं कर रही हूँ, बाकी सब कुछ सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। आई कैन गो माइनस की तरफ भी जा सकती हूँ, 0 भी ले सकती हूँ, ठीक है, लेकिन वो वैल्यू नहीं लूंगी जो x टेंड्स टू लिखा है, ठीक है। आप देखो x अप्रोचेस 3 फ्रॉम द राइट, अब अपन बोल रहे हैं कि वो राइट की तरफ से आ रहा है, ये तो लेफ्ट की तरफ से जा रहे थे, अब राइट की तरफ से आ रहा है, तो राइट की तरफ से आ रहा है यानी 3 ने लेके 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 कुछ भी ले सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो 3.6 से शुरू किया उसने, 3.6 से शुरू किया तो वो 6.6 आया, 3.5 किया तो 6.5 आया, 3.01 लिया यानी 3 के तुरंत बाद, तो आंसर क्या आया? 6.01। समझ में आ गया? ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट x टेंड्स टू 3, देखो सिंबॉलिकली दो तीन लाइन के बाद लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू 6, यानी मैंने x की जगह पे क्या रख दिया? अभी 6 रखा है, 3 रखा है, x की जगह पे लिमिट, देखो मैं बोर्ड पे लिखूंगी तो समझ में आएगा आपको, देखो बोर्ड पे देखो बेटा, क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, ये आपका क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन में x की वैल्यू हमको 3 रखनी है, यानी ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3, हमारा इक्वेशन जो है वो है x प्लस 3, तो ना तो मैं नेगेटिव 3 रखूंगी ना तो मैं पॉजिटिव 3 रखूंगी, मैं सिर्फ 3 रख के देखूंगी, तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6। जब भी अपन वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं लिमिट गायब हो जाता है तब तक, वरना आपको लिमिट लिखते हुए चलना है। अगर मान लो उस इक्वेशन में मैं कुछ सॉल्व कर रही थी तो जब तक मैं सॉल्व कर रही हूँ तब तक लिमिट 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 लिखती चलूंगी,
जैसे ही वहां पे लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ टू द वेरिएबल, वो लिमिट लिखना अपन छोड़ देते हैं। आई बात समझ में? Thus, limit of a function f of x is equal to x plus 3 as x tends to 3 is the value of the function at x is equal to 3. आई बात समझ में? जैसे जैसे वो 3 की तरफ जा रहा है वैसे वैसे हम क्या देख रहे हैं, आंसर जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 3 रखने के आसपास आ रहा है। देखो नीचे 5.5, 5.6, 5.99 है ना, फिर ऊपर देखो 6.01, 6.6, अप्रोक्सीमेटली हमको आंसर मिल जाता है। क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? तुम लोग को आया है? ठीक। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो लिमिट मैंने आपको बताई वो बता दे रही हूं। एग्जाम्पल देखो पेज नंबर 98 में नीचे, फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट फॉर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। फॉर एफ ऑफ एक्स 3x प्लस 1 इफ x इज लेस देन 1, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, x की वैल्यू लेस देन 1 है यानी अगर हम नंबर लाइन देख रहे हैं, ये नंबर लाइन है, दिस इज 0, दिस इज -1 और यहाँ पे 1, ठीक है, और इसको अगर एक्सटेंड कर रहे हैं दिस इज 2। अब मैं क्या बोल रही हूँ, x इज लेस देन 1, लेस देन 1 यानी इस तरफ जाऊंगी ना, यानी कौन से हैंड की लिमिट हो गई, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट, नेगेटिव की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। दूसरा वाला इक्वेशन देखो, फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी इक्वल के लिए भी वही इक्वेशन यूज करेंगे और ग्रेटर देन के लिए भी। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, यहां से इस तरफ जा रहे हैं, तो वो हमारी राइट हैंड साइड लिमिट हो गई। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट पहचाना सबको समझ में आ गया? अगर मान लो इक्वेशन बोलता था कि 3x प्लस 1 इज फॉर x इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी इक्वल के लिए भी वही इक्वेशन और लेस देन के लिए भी वही इक्वेशन। पहचाना समझ में आ गया इक्वेशन कि नहीं आया? हर्षिता आया बेटा अच्छे से? सोनल इधर, तन्मय, कीर्तेश, क्लियर है सबको? ठीक। अब वहां पे हम क्या करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे इसी इक्वेशन को लेती हूं, लिमिट x, बोर्ड पे देखोगे तभी चलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, नेगेटिव पहले लेते, उसने नेगेटिव नहीं लिख के दिखाया, नेगेटिव क्यों लिखा? ये बताने के लिए कि मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन कौन सी है बेटा, 3x प्लस 1, समझ में आ गया? लेकिन जब मैं सॉल्व करूंगी तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगी, 3, 1 प्लस 1, यानी 3 1 जा 3 प्लस 1 4। आई बात समझ में? ये सिर्फ आपको शो करने के लिए कि वो लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन है, मैंने माइनस साइन लिख दिया, वहां मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप देख रहे हो नेगेटिव तो आपको समझ में आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बोल रहा है, पॉजिटिव देख रहा है तो वो राइट हैंड साइड लिमिट बोल रहा है। अब जब अपन सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव के लिए होगा, तो उसकी इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, 7x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 7, x की जगह पे यहाँ पे भी पॉजिटिव ही पुट करूंगी, स्क्वायर माइनस ऑफ 3, यानी 7 इंटू 1 7 माइनस ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 4। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों का आंसर सेम आता है तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट आर इक्वल, यानी द फंक्शन एग्जिस्ट, ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मालूम है सबको? हाँ, जब वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम नहीं आता तो हम क्या लिखेंगे, द लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया? थोड़ा थोड़ा सबको क्लियर, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? ठीक है। अब अपने को जब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है तो अगर आपके पास दो फंक्शंस है और दोनों फंक्शंस के बीच में प्लस और माइनस है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4 देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, तो जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां मैं क्या कर रही हूँ, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, यानी पहले वाले में अलग से लिमिट डाला, दूसरे वाले में अलग से लिमिट डाला, तीसरे वाले में अलग से लिमिट डाला, यानी कहने का मतलब है ये जो था 3x, बोर्ड पे देखो,
ये 3x था, इसको मैं क्या लिख सकती थी, मैं लिखना चाहूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 3x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 1। आई बात समझ में? वो कल अपन और क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी तक का सबको क्लियर हुआ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड साइड लिमिट क्या होती है, और लिमिट खुद क्या होता है? सबको एकदम अच्छे से क्लियर है? स्नेहा को थोड़ा सा डाउट, स्नेहल को थोड़ा सा डाउट है? पक्का? ठीक है। आज जो मैंने पढ़ाया है कल वो स्टार्टिंग तुम लोग करोगे, मैं नहीं करूँगी। मैं किसी भी स्टूडेंट को बोलूँगी वो यहाँ तक समझाएगा, उसके बाद ही मैं आगे पढ़ाने वाली। मैं पढ़ाती हूँ, दूसरे दिन मुझे तुमसे जवाब चाहिए। क्लियर है? और डिफ्रेंसिएशन प्रैक्टिस करके आएंगे, अगर इनकेस उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ सकते हो। ठीक है?